अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्लैनेट 360 बिजनेस सॉल्यूशंस। आज हम देखेंगे कि एमआईएस पोर्टल के ऊपर जो डाटा शो हो रहा होता है हमें, हमारे नाम पे जो टैक्सेस पे हो रहे होते हैं पूरा साल, चाहे वो आपकी सैलरी जो है वो विदहोल्ड हो रही है, बैंकिंग प्रॉफिट है, डिविडेंड या कोई भी हमारा नाम पे टैक्स पे हो रहा है, चाहे वो सेक्शन 236 सी है, 236 के है। तो ये जितने भी एडवांस टैक्सेस हमारे नाम पे हो रहे होते हैं, ये हमें एमआईएस पोर्टल पे जाके हमें शो हो रहे होते हैं रेलिवेंट टैक्स ईयर के हिसाब से। तो अब हमने देखना ये है कि क्या हमें इस डाटा के ऊपर चलना चाहिए या हमें डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चलना चाहिए। अगर हमारे पास ये डाटा है तो क्या हमें डॉक्यूमेंट मेंटेन करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो आप ये याद रखें कि रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो टैक्स पेयर की लाइबिलिटी है, यानी कि टैक्स पेयर ने अपना रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना है। अगर आप ये शो कर रहे हैं कि आपने इतना टैक्स आपके नाम पर पे हो चुका है, तो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो आपके पास होना चाहिए कम से कम 6 साल तक का। हम इसको यहाँ से देख लेते हैं, कुछ पेनल्टीज यहाँ पे बताई हुई हैं। आप देख सकते हैं कि एनी पर्सन हु फेल्स टू मेंटेन रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस और द रूल्स, such person shall pay a penalty of 10,000 rupees or 5% of the amount of tax of income whichever is higher। तो ये आप देख सकते हैं कि इस पे जो है वो पेनल्टी इम्पोज हुई है अगर आप अपने पास रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करते। हो सकता है कि ऑडिट ओपन हो और वो आपसे कहें कि अच्छा आपने अपनी रिटर्न में ये फाइल किया हुआ है कि नाम पे इतना टैक्स पे हुआ है, चलें इसका हमें ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दें। तो इस सूरत हाल में अगर आप ये कहेंगे कि जी एमआईएस पोर्टल पे मुझे शो हो रहा है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। एमआईएस पोर्टल जो है ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है। चीज़ों को एक तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के साथ लेके चलने के लिए ये पोर्टल एमआईएस पोर्टल जो है वो बनाया गया है। तो इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि जो टैक्स पेयर है वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन ना करे। रिकॉर्ड मेंटेन करना जो है वो टैक्स पेयर के लिए लाजमी है। अब ये इसका जो रेलिवेंट सेक्शन बनता है वो बनता है सेक्शन 174। हम इसको पढ़ सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड्स जो हैं वो द कमिश्नर में डिसअलाउ और रिड्यूस अ टैक्स पेयर्स क्लेम फॉर अ डिडक्शन इफ द टैक्स पेयर इज अनेबल without reasonable cause to provide a receipt or other record or evidence of the transaction or circumstances giving rise to the claim for the deduction। अब आप इसको इस तरह से समझें कि आपका कोई बिजनेस है और उसमें ऑफ कोर्स डिडक्शंस हुई, चाहे वो एडवांस टैक्स की मद में हो या फिर वो आपकी बिजनेसेस जो हैं उसकी कॉस्ट है, आपका जो है बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है। तो उसमें जितनी भी डिडक्शंस आप अप्लाई करते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना जो है वो लाजमी है। अगर वो नहीं होगा तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो डिडक्शंस ऐड बैक करके आपके ऊपर दोबारा से जो है वो टैक्स की असेसमेंट हो। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि चाहे आपके पास एमआईएस पोर्टल पे ये टैक्सेस जो हैं वो शो हो रहे हैं, लेकिन आपने अपनी प्रैक्टिस हमेशा से ये रखनी है, चाहे आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, कंपनी है या बिजनेस है। ऑफ कोर्स जो कंपनीज हैं वो तो इस चीज़ को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं, लेकिन मैं अभी जो पर्सनल लोग हैं जो कि अपनी इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल करते हैं उनसे मैं मुखातिब हूँ, और स्पेशली एओपी से, कि आप अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो अपने पास रखें एटलीस्ट 6 साल तक। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आप उनसे कहें कि मुझे साल के एंड में जो मेरा एनुअल टैक्स सर्टिफिकेट है अंडर सेक्शन 149 जो टैक्स की विदहोल्डिंग हुई है उसका सर्टिफिकेट मुझे दिया जाए, और वो लाजमी आप अपने पास संभाल के रखें। और फिर इसी तरीके से अगर बैंकिंग प्रॉफिट पे आपका टैक्स विदहोल्ड हो रहा है तो वो तो बहुत आसान है, आप अपनी बैंकिंग ऐप में जाके वहाँ से जो है वो टैक्स सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, या अगर ऐप के थ्रू नहीं हो सकता तो आप अपनी ब्रांच जाके जो है वो ले सकते हैं। फिर इसी तरीके से टेलीफोन के जितने भी हम एडवांस टैक्सेस पे कर रहे होते हैं तो उसका भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो आपको मिल जाता है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको हमेशा आप अपनी जो है वो प्रैक्टिस का हिस्सा बनाएं कि इसको आप अपने पास मेंटेन करके रखें। आल्दो ये कोई बहुत बड़ा मेरा नहीं ख्याल कि सैलरी और अंडर सेक्शन 7 बी या फिर जितने भी एडवांस टैक्स की विदहोल्डिंग होती है ये कोई बहुत बड़े लेवल पे होती है जो पर्सनल लेवल पे रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जो अच्छी प्रैक्टिस है उसको हमेशा जो है वो ख्याल रखना चाहिए उसका। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि एमआईएस पोर्टल पे हर किस्म का टैक्स जो है वो रिपोर्ट बाज़-औक़ात नहीं हो रहा होता। एक्चुअल में वो पे हो रहा होता है, बट यहाँ पे शो नहीं हो रहा होता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
आप देख सकते हैं कि जितने भी टेलीफ़ोन के बिल्स आपके नाम पे इनकम टैक्स एडवांस इनकम टैक्स जो है वो विथहोल्ड हो रहा होता है, यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा होता। एक्साइज़ में आप अगर आपने कोई गाड़ी ली है, उस पे आप अगर एक्साइज़ टैक्स पे कर रहे हैं, अगर आपकी गाड़ी जो है वो 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है, उसका जो मॉडल है, तो उस पे एडवांस इनकम टैक्स विथहोल्ड होता है, वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा होता। और पहले एक दौर था कि सेक्शन 236 सी और के का टैक्स भी शो नहीं होता था, लेकिन अब जो है वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। सेक्शन 236 वाई के अंडर जितनी भी जो कि बैंक आपका टैक्स विथहोल्ड करता है जब आप अपने कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं अपने डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, तो उस केस में भी एक बैंक ऐसा है जिसका यहाँ पे शो नहीं हो रहा होता। मैं उसका नाम मुनासिब नहीं समझता कि लूँ, बाकी सारे बैंक्स का जो है वो शो हो रहा होता है यहाँ पे। लेकिन एक ऐसा बैंक है जिसका MIS पोर्टल पे जो है वो डाटा शो नहीं हो रहा होता। तो इस वीडियो को समझाने का मकसद ये है कि आपने इसके ऊपर हरगिज़ इसको बेस बना के नहीं चलना। ये सिर्फ़ आपकी गाइडेंस के लिए है। तो आप अपना हमेशा ये असूल बनाएँ कि जो भी आप अपनी टैक्स की रिटर्न्स फाइल करेंगे, उसके बैक एंड पे आपके पास उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।